Welcome back, children. Chapter number 8, we are continuing. Chapter's name is Women and Reform. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सती जैसे एक इविल सिस्टम को बंद करने में बहुत ही बड़ा रोल निभाया था। आगे हम देखेंगे विडो रीमैरिज के टॉपिक के बारे में। द कंडीशन ऑफ वुमेन विडोज़ इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली मिजरेबल। अब विधवा औरतों की जो स्थिति थी भारत में बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही दयनीय थी। विडोज़ वर लुक डाउन अपॉन एंड डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नीड्स। इवन विधवा महिलाओं को बड़ी नीची नज़र से देखा जाता था, तुच्छ नज़र से देखा जाता था और उनको बेसिक ज़रूरतों से भी उनको वंचित रखा जाता था, यानी कि बेसिक ज़रूरतें जो रहती हैं वो भी उनको नहीं दी जाती थी। Their presence was considered inauspicious and they were not allowed to remarry. उनके प्रेजेंस को, यानी कि उनका होना जो है वो एक इनऑस्पिशियस यानी कि एक अपशगुन माना जाता था और उनको रीमैरी दोबारा शादी करने की इजाज़त नहीं होती थी। अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट वॉज प्रिस्क्राइब्ड फॉर देम। उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे, जिनको उनको पूरे तरीके से फॉलो करना पड़ता था। They had to shave their heads, wear only white and shun all jewelry and other adornments. उन महिलाओं को अपना सर मुंडवाना पड़ता था, सफ़ेद वस्त्र पहनने पड़ते थे, सफ़ेद साड़ी ओनली, और अपने जो भी गहने और साज श्रृंगार का सामान होता है वो सब त्यागना पड़ता था। आपने देखा होगा हमारी पुरानी हिंदी फिल्मों के अंदर कोई लेडी जो इफ़ शी इज़ अ विडो, वो कैसे वाइट कपड़ों में एक बिना किसी श्रृंगार के, यानी कि कुछ भी चीज़ उनको अलाउड नहीं होती थी। ऐसी एक मूवी आपको शायद याद होगी, सुपर डुपर हिट मूवी हमारी शोले। यू माइट हैव सीन दैट मूवी। देखिए आपने शोले अमिताभ बच्चन एंड धर्मेंद्र। उस मूवी में जया भादुरी जो कि हैं, उन्होंने एक विधवा महिला का रोल निभाया था। तो हम अक्सर हमारी फिल्मों में ये चीज़ देखने को मिलती है। तो महिलाओं को इस तरीके से रहना पड़ता था। दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फेस्टिवल्स और सोशल ओकेजन्स। इंस्टेड दे हैड टू वर्क hard for the family and were entitled to only one meal a day. उन महिलाओं को किसी भी फेस्टिवल, किसी भी त्यौहार में शामिल होने की इजाज़त नहीं होती थी, ना ही किसी सामाजिक गैदरिंग के अंदर उनको बुलाया जाता था। इवन उनको अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और इवन उनको खाना जो था दिन में एक ही बार दिया जाता था। Since child marriage was widespread, it was very common for young girls to be widowed at a young age. उस समय मैरिज जो थी काफ़ी कम उम्र में हो जाती थी, जिसको आज हम बाल विवाह कहते हैं, चाइल्ड मैरिज। तो बचपन में ही शादी हो जाने के कारण जो ज़्यादातर महिलाएं थीं वो कम उम्र में ही विधवा हो जाती थी और ये सिनेरियो अक्सर भारतीय सोसाइटी में देखने को मिलता था। पंडिता रामाबाई वॉज अ प्रोमिनेंट वॉइस ऑन वुमेन्स राइट। पंडिता रामाबाई जो हैं वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ उठाई। शी वॉज द फर्स्ट वुमन इन द मॉडर्न एज टू रीड द वेदास फॉर हर सेल्फ। शी चैलेंज द नॉर्म्स लेड डाउन फॉर विडोज एंड डिबेटेड अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स व्यूज ऑफ सर्टेन सेक्शंस। रामाबाई जो थी उन्होंने मॉडर्न एज की वो पहली महिला थी जिनको वेदों का ज्ञान था। उन्होंने वेदास का ज्ञान लिया, वेदास पढ़े। इसके साथ साथ उन्होंने भारत के हर एक उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लॉज को चैलेंज किया जो विधवा महिलाओं को एक रिस्ट्रिक्शन में रहने के लिए कहती थी और इसके अगेंस्ट में उन्होंने डिबेट तक भी किया कि क्यों महिलाओं को ऐसे रहना पड़ता है। इसके लिए भी उन्होंने डिबेट की। शी स्टेटेड दैट विडोज वर फोर्स्ड टू शेव देयर हेड्स सो दैट दे वुड नॉट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ मैन. They were treated as prisoners and closely guarded for fear that they would bring disgrace to their family. रामाबाई का मानना था कि महिलाओं को बाल इसलिए मुंडवाने को कहा जाता था ताकि वो अट्रैक्टिव ना दिखें, वो भद्दी दिखें, और वो भद्दी दिखेंगी तो कोई भी पुरुष उनको देखेगा नहीं, इसलिए उनको भद्दे दिख सके, इसलिए उनका बाल मुंडवा दिए जाते थे, सर मुंडवा दिया जाता था। और परिवार के लिए उनको एक डिस्ग्रेस, एक कलंक के रूप में देखा जाता था। मैनी अदर रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर सपोर्टेड विडो रीमैरिज। ये कुछ लोगों का हमने नाम लिया जिनमें राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे।
इन्होंने विडो रीमैरिज की वकालत की कि महिलाओं को दोबारा शादी करने का पूरा अधिकार है। अब इसमें ही जो अंतिम नाम हमने पढ़ा दैट वाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर was a prominent Sanskrit scholar and social reformer. He is remembered for championing the cause of widow remarriage. ईश्वर चंद्र जो थे वो एक संस्कृत के बहुत ही बड़े विद्वान थे और एक सामाजिक रिफॉर्मर भी थे, समाज सुधारक भी थे। उनको याद किया जाता है विडो रीमैरिज जिसकी वो वकालत करते थे, उसको उन्होंने भारतीय सोसाइटी के अंदर लागू करवाया। His relentless efforts in the face of strong opposition led the government to pass the Widow Remarriage Act in 1856. उन्हीं के भरसक प्रयासों का ये रिजल्ट है कि सरकार ने 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास किया। He personally participated in the first widow remarriage that was performed in Calcutta in 1856. The cause of widow remarriage was only pursued by reformists such as Justice Ranade, Kandukuri, Veerasalingam, Behramji Malabari, and Jyotiba Phule. In order to improve the condition of widows, widow homes were started and schools were set up to educate young widows. विद्यासागर जो थे वो पहली जो विडो रीमैरिज हुई थी 1856 में उस एक्ट के आने के बाद कलकत्ता में, उसमें इन्होंने भाग लिया था, उसमें शामिल थे। इसके साथ साथ कुछ और रिफॉर्मिस्ट भी थे जिनमें रानाडे, कंदुपुरी, मालाबारी और ज्योतिबा फुले का नाम हम ले सकते हैं। महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सके इसके लिए इन सब ने मिलकर कुछ ऐसे स्कूल्स खोले, ऐसे होम्स बनाए जिनको विडो होम्स कहा जाता था, और स्कूल्स खोले जहाँ पर विडोज़ को पढ़ाया दिखाया जाता था। चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं तो विडो रीमैरिज जो था वो एक बहुत ही कष्टदायक स्थिति थी भारतीय महिलाओं की, जिसको धीरे धीरे हमारे इन रिफॉर्मर्स की एफर्ट्स के कारण ही हम अपने समाज से हटा पाए हैं। Child marriage was a hotly debated and controversial issue. Marriage alliances between families were fixed at a very young age, often to cement political and business ties. There was no practice of asking for the girl's consent before fixing her marriage. अब चाइल्ड मैरिज की बात की जाए तो चाइल्ड मैरिज एक ऐसा इशू है जो कि बहुत ही पुराने समय से हमारे यहाँ पर चला आ रहा है और ये कंट्रोवर्शियल भी रहा है हमेशा से कि भाई क्या ये होना चाहिए कि नहीं, इसके ऊपर हमेशा कंट्रोवर्सी भी बनी रही है। मैरिजेस जो होती थी उस समय बचपन में ही तय कर दी जाती थी, बच्चे यंग होते थे, जैसे बहुत सारी इंडियन मूवीज़ के अंदर भी, हम बॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर भी इन सीन्स को देखते हैं कि बचपन में ही शादियाँ तय कर दी जाती थी। और ये शादियाँ तय करने का मेन रीज़न होता था पॉलिटिकल रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करना या फिर बिजनेस जो थे उसको स्ट्रॉन्ग करना। और इसके अंदर लड़की की जो मर्ज़ी होती थी वो पूछने का बिल्कुल भी प्रचलन नहीं था, जो सिंपली फैमिली कुछ भी फिक्स कर देती थी। इट वॉज थॉट दैट मैरिंग अ गर्ल एट ए यंग एज वुड प्रोटेक्ट हर फ्रॉम अदर मैन। हमारे समाज में ऐसा माना जाता था कि यंग एज में अगर लड़की की शादी कर दी जाएगी तो इससे वो लड़की है दूसरे पुरुषों से सुरक्षित रहेगी। द डॉरी वॉज ऑल्सो लो इफ़ द ग्रूम वॉज ऑफ अ यंग एज। अगर दूल्हा जो है वो अगर कम उम्र का है तो डॉरी भी काफ़ी देनी पड़ती थी इसमें। Many parents viewed their daughters as a burden and did not hesitate to marry them to men who were much older to them. अब कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा पुरुष है जिसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में घर वाले जो थे लड़की के वो ज़्यादा दहेज, डॉरी जिसको दहेज कहा जाता है, वो ज़्यादा दहेज ना देना पड़े, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी किसी काफ़ी उम्र दराज आदमी से भी कर देते थे, क्योंकि वहाँ पर उनको दहेज कम देना पड़ता था या फिर ना के बराबर देना पड़ता था। It was also feared that a girl who was left unmarried till too late would not be able to find a husband. Due to the prevalence of child marriage, the rates of maternal mortality were high. अब उस समय जो लड़कियां थी, ऐसा भी डर लगता था लोगों को कि अगर किसी लड़की की समय पर शादी न की गई
तो फिर आने वाले समय में उसके लिए हस्बैंड ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उनकी जल्दी शादी कर दी जाती थी। चाइल्ड मैरिजेस के कारण ही महिलाओं की जो मृत्यु दर थी, जिसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं, जब महिला बच्चे को जन्म देती है उस समय उनकी मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि उनकी शादियां कम उम्र में होती थी और वो पूरे तरीके से मैच्योर नहीं होती थी बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए उनकी ड्यूरिंग डिलीवरी उनकी मौत भी हो जाती थी। बहराम जी मलबारी वो एक पारसी रिफॉर्मर थे और उन्होंने उम्र जो है, शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए एक बिल पास करवाने में बहुत बड़ा रोल निभाया, जिसको कहा जाता है एज ऑफ कंसेंट बिल, जिसमें शादी के लिए लड़की की उम्र बढ़ाकर 12 साल कर दी गई कि 12 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती है। ऑल्दो 12 साल काफ़ी कम उम्र थी, लेकिन उस समय इससे भी पहले शादी हो जाती थी। 1927 में राय साहिब हरबिलास सारदा, ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने हिंदू चाइल्ड मैरिज बिल जो था वो इंट्रोड्यूस किया। एक कमेटी बनाई गई जिसमें 10 लोग थे, जिसमें एक महिला भी थी और 9 पुरुष थे। इस कमेटी ने पब्लिक ओपिनियन इकट्ठा किया और लगभग 8000 क्वेश्चंस जो थे उनको एक्सेस किया, और एसेस करने के बाद इन्होंने ये पाया कि महिलाओं को कम उम्र में शादी होने के कारण उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, उनकी इंडिविजुअलिटी क्रश हो जाती है, यानी कि उनको मौका नहीं मिल पाता है जीवन में कुछ कर पाने का। तो इसी कारण से चाइल्ड मैरिज जो है उसको रोकना चाहिए। और इन मीटिंग्स में ये निर्णय लिया गया कि चाइल्ड मैरिज है इसको बैन किया जाएगा, और इसी उद्देश्य से 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जिसको सारदा एक्ट भी जाना जाता है के नाम से भी जाना जाता है, ये पास किया गया। और इसमें लड़कियों की शादी 14 साल कम से कम और लड़कों की शादी 18 साल रखी गई शादी के लिए, यानी कि उस समय 1929 में लड़कियों की उम्र 14 और लड़कों की उम्र 18 साल रखी गई। ऑल्दो काफ़ी जगहों पर इसका विरोध भी हुआ, खासकर ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि इससे उनकी अथॉरिटी को नुकसान पहुंच रहा था। तो इस प्रकार से इनसे भी हम कैसे छुटकारा पाए हैं, ये भी हमारे सामने आ गया। वुमेन्स एजुकेशन की बात करते हैं। रस सुंदरी देवी's ऑटोबायोग्राफी अमर जीबां, written in 1876, is an extraordinary story of a woman who was married young and led a life of drudgery. However, she secretly taught herself to read and write by the age of 50. Her book gives us a deep insight of the lives of women in this period. रसुंदरी देवी नामक एक महिला जिनके द्वारा एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी जिसका नाम था अमर जीवान, जो कि 1876 में लिखी गई थी। वो एक ऐसी महिला की स्टोरी है जो कि काफ़ी कम उम्र में जिसकी शादी हो गई थी और उसने एक बहुत ही हार्डशिप वाला जीवन बिताया था, लेकिन छुपकर उन्होंने पढ़ना सीखा। पढ़ना और लिखना 50 साल की उम्र उनकी हो चुकी थी जब उनको पढ़ना लिखना पूरे तरीके से आया। उनकी बुक जो थी उससे महिलाओं के जीवन के बारे में हमें बहुत ही डिटेल में महिलाओं के जीवन में झांकने का मौका मिलता है कि किस प्रकार से महिलाओं को उस समय ट्रीट किया जाता था। फॉर मोस्ट वुमेन हु हैड टू लिव बिहाइंड द पर्दा, एजुकेशन वॉज नॉट ईजिली एक्सेसिबल। महिलाएं जो कि पर्दा के पीछे रहती थी, यानी कि पर्दा प्रथा से पीड़ित थी, उनके लिए एजुकेशन बिल्कुल भी आसान नहीं थी। रुकिया हुसैन wrote a novel entitled Sultana's Dream, which showed how the Parda deprived women of a world of experiences. Reformers like Sir Syed Ahmad Khan opposed the Parda system. Others felt that the Parda freed women by protecting them from the gaze of strangers. रुकिया हुसैन नामक एक महिला जो थी, उनके द्वारा एक नोवेल लिखा गया था जिसका नाम था सुल्तानाज ड्रीम, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से एक महिला को पर्दा जो है कैसे जीवन में कामयाब होने से रोकता है। यानी कि वो जो एक एक्सपीरियंसेस ऑफ द वर्ल्ड की जीवन, वो पर्दे में रहती है, उसको तो दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं लगता है, तो कैसे उनके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो एक ऑब्स्टेकल की तरह पर्दा जो है उनको एक्सपीरियंसेस लेने में एक ऑब्स्टेकल बन जाता है। कुछ रिफॉर्मर्स की बात की गई है, सर सैयद अहमद खान जैसे हैं, उन्होंने पर्दा सिस्टम का अपोज़ किया था, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते थे कि पर्दा सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा है, इससे महिलाएं जो हैं
वो अजनबी लोगों की नज़रों से बची रहती हैं। मोस्ट पीपल बिलीव दैट वुमेन्स एजुकेशन वॉज यूजलेस एज इट डिड नॉट प्रिपेयर दैम फॉर हाउस होल्ड कोर्स। कुछ लोग ये भी मानते थे कि महिलाओं की जो एजुकेशन है वो यूजलेस है, क्योंकि एजुकेशन से वो घर के काम करने तो नहीं सीखती है ना। एजुकेशन में इसके बारे में कहीं कुछ कहा दिया ही नहीं जाता है। दे व्यूड एजुकेटेड वुमेन विद सस्पिशन। वो लोग एजुकेटेड महिलाओं को शक की नज़र से देखते थे। दे फेल्ट दैट एजुकेटेड वुमेन वुड रिफ्यूज टू डू हाउस होल्ड वर्क। Some people also felt that education for girls should be confined to useful subjects like hygiene, moral education and needlecraft. कुछ लोग ये भी मानते थे कि महिलाएं पढ़ी लिखी हो जाएंगी तो वो घर का काम करने से मना कर देंगी, और कुछ लोग तो ऐसा भी मानते थे कि लड़कियों को सिर्फ कुछ यूज़फुल सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाने चाहिए, जैसे कि हाइजीन हो गया, मोरल एजुकेशन हो गया और निडल क्राफ्ट यानी कि सुई धागे से चीज़ों को बुनना, कढ़ाई बुनाई करना, वो चीज़ें सिखाई जाएँ। However, supporters of women's education argued that only educated wives could provide support to the growing number of men who were opting for Western education. कुछ महिलाओं की एजुकेशन के सपोर्टर्स जो थे उन्होंने ये बात कहकर भी इसका पक्ष लिया कि एजुकेटेड वाइफ्स, अगर पत्नियां जो है वो पढ़ी लिखी होंगी तो इससे पुरुषों को जो उनका वेस्टर्न एजुकेशन के प्रति रुझान है उसको वो पूरा कर पाएंगी। यानी कि अगर महिला जो है घर में वो पढ़ी लिखी नहीं है एंड शी इज़ नॉट एजुकेटेड, तो ऑब्वियसली वो एजुकेशन का वो महत्व नहीं समझते, बट अगर वो एजुकेटेड होगी तो वेस्टर्न एजुकेशन को और ज़्यादा वो प्रमोट करेगी। Christian missionaries set up schools for girls. However, they were criticized for preaching Christianity. This discouraged parents from sending their daughters to these schools. Christian missionaries जो थे उन्होंने बहुत सारे स्कूल शुरू किए, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर क्रिश्चियनिटी की प्रीचिंग की जाती थी, इसलिए पेरेंट्स जो थे अपनी बच्चियों को उन स्कूलों में भेजने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। This led in the reform movement to improve the status of women came from Bengal and Western India. These two areas were the first to come under British rule. J.E.D. Bethune, the president of the Council of Education, set up a school for girls in Calcutta. Ishwar Chandra Vidyasagar also came to be associated with this school. He also set up a number of schools for girls in Bengal. सबसे पहले बंगाल और वेस्टर्न इंडिया के ऊपर ही अंग्रेज़ों का शासन हुआ था, इसलिए ये दो एरियाज़ वो थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा महिला एजुकेशन पहले शुरू हुई। J.E.D. बेथुन जो थे वो प्रेसिडेंट थे काउंसिल ऑफ एजुकेशन के। उन्होंने कलकत्ता में महिलाओं के लिए एक स्कूल शुरू किया गर्ल्स के लिए, और विद्यासागर जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो भी इसके साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने भी बंगाल में कई स्कूल खोले लड़कियों के लिए। इन द वेस्टर्न इंडिया पारसीज, महाराष्ट्रियंस एंड गुजराती हिंदू गर्ल्स वर ऑफन एजुकेटेड एट होम। हम बात करें पारसी लोगों की या महाराष्ट्रियन और गुजरातीज़ की, तो उनमें लड़कियों को घर पर ही एजुकेशन दी जाती थी। द एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन बॉम्बे इन 1847। एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूशन के द्वारा बॉम्बे में 1847 में लड़कियों के लिए स्कूल चालू किया गया। अहमदाबाद एंड सूरत टू स्कूल्स वर एस्टेब्लिश्ड। अहमदाबाद और सूरत में भी स्कूल खोले गए। सावित्री बाई फूले केम टू प्रोमिनेंस एज द फर्स्ट वुमेन टीचर इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सावित्री बाई फूले के नाम से जो महिला जानी जाती है वो पहली महिला शिक्षिका बनी भारत के अंदर। अलॉन्ग विद हर हस्बैंड ज्योतिबा फूले, शी ओपन अ नंबर ऑफ स्कूल्स इंक्लूडिंग वन फॉर गर्ल्स फ्रॉम लोअर कास्ट। ज्योतिबा फूले ने बहुत सारे स्कूल खोले और उनके अंदर एक स्कूल ऐसा भी था जिसमें लोअर कास्ट की महिलाएं पढ़ सकती थी। दे फेस्ड डीप अपोजिशन एंड अटैक्स फ्रॉम देयर फैमिली एंड कम्युनिटी। इसके इतना करते हुए उनके ऊपर उनके परिवार के द्वारा, उनकी कम्युनिटी के द्वारा कई बार अटैक भी हुए, उनको अपोज भी किया गया क्योंकि वो महिला एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। पर्दा स्कूल्स वर सेटअप फॉर मुस्लिम गर्ल्स एंड पेरेंट्स वर गिवन एश्योरेंस ऑफ देयर सेफ्टी। मुस्लिम लड़कियों के लिए पर्दा स्कूल्स खोले गए जहाँ पर लड़कियाँ जो थी बुर्का पहनकर ही पढ़ाई कर सकती थी, और उनके पेरेंट्स को पूरा आश्वासन दिया जाता था कि आपकी बच्चियाँ हमारे साथ बिल्कुल सेफ़ हैं। रुकिया हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर गर्ल्स इन भागलपुर इन 1909 इन मेमोरी ऑफ हर हस्बैंड। अपने पति की याद में 1909 में भागलपुर में रुकिया हुसैन ने एक स्कूल खोला लड़कियों के लिए। शी ऑल्सो स्टार्टेड स्कूल इन कैलकाटा इन 1911। 1911 में भी उन्होंने कलकत्ता में स्कूल शुरू किया। न्यू स्कूल्स केम अप इन लखनऊ एंड अलीगढ़ एज वेल। अलीगढ़ और लखनऊ में भी स्कूल खोले गए। By the end of the 19th century, more and more people were sending their daughters to schools.
Schools and colleges were being set up across the country. These institutions spanned different subjects including medicine, law, technical and industrial courses. Departments were set up to oversee child welfare and health in all provinces. Prolonged exposure to Western education therefore had a direct relation to women's reform movement. 19वीं सदी के एंड तक आते आते बहुत सारे लोग जो थे, लोगों की गिनती जो अपनी बच्चियों को स्कूल भेजते थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगी. बहुत सारे स्कूल और कॉलेज खोले गए महिलाओं के लिए. इनके अंदर अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड्स, और बच्चों के वेलफेयर के लिए और हेल्थ के लिए भी बहुत सारे मतलब ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा. लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा, और महिलाओं के रिफॉर्म्स के अंदर जो ये मूवमेंट चलाया जा रहा था महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, इसके ऊपर वेस्टर्न एजुकेशन का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा. इनकी बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल भी निभाया गया वेस्टर्न एजुकेशन के द्वारा. सो दिस वाज आवर चैप्टर वुमेन एंड